आज के टॉपिक्स ये कवर होंगे। ओके। 1 भूगोल का विषय क्षेत्र एवं संकल्पनाएं। 2 ब्रह्मांड। 3 सौरमंडल। 4 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। 5 भू आकृति विज्ञान। 6 स्थल रूपों के विकास से संबंधित सिद्धांत। 7 चट्टानें। भूगोल का विषय क्षेत्र एवं संकल्पनाएं। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। ज्योग्राफी भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो पृथ्वी एवं ग्रोहोस वर्णन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरेटोस्थनीज या एरेटोस्थनीज ग्रीक विद्वान ने 276 से 194 ईस्वी पूर्व में किया, इसलिए इन्हें भूगोल के पिता की संज्ञा दी जाती है। हिकैटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए कुछ विद्वानों ने इन्हें भूगोल का जनक माना है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने आधुनिक भूगोल का तार्किक एवं दार्शनिक आधार पर विकास किया। इन्होंने समताप रेखा को मानचित्र पर प्रदर्शित किया। भूगोल का विकास क्रम। प्राचीन यूनान के प्रमुख विद्वान हिपोक्रेटिस या सुकरात ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में राज्य के गठन में भौतिक कारकों के प्रभाव का वर्णन किया है। संभावनावाद विचारधारा के समर्थक विडाल डिला एलाश तथा लूसियन फेल्ने थे। एलाश ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में समाज की वृद्धि तथा विकास के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नियतिवाद विचारधारा के समर्थक फ्रेडरिक रेडजेल एवं ई हंटिंगटन थे। रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में विश्व के विभिन्न लोगों पर भौतिक पर्यावरण के प्रभावों को रेखांकित किया है। ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें अंतरिक्ष में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को शामिल किया गया है। भूगोल की शाखाएं। भौतिक भूगोल में भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांत या दर्शनशास्त्र भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक चिंतन एवं मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव से संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जनसंख्या एवं अधिवास, राजनीतिक तथा आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। जीव भूगोल के अंतर्गत पारिस्थितिकी भूगोल, पादप भूगोल, पर्यावरण भूगोल तथा प्राणी भूगोल शाखाएं शामिल हैं। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। रॉबर्ट वैगनर ने वर्ष 1967 में बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। ब्रह्मांड आज से 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक सघन बिंदु पर केंद्रित था। वर्ष 1929 में एडविन हबल ने डॉपलर सिद्धांत के आधार पर यह प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हबल महोदय ने इसके लिए रेड शिफ्ट परिघटना को प्रतिपादित किया। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटनाएं ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य हैं। हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए वर्ष 2010 में यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक प्रयोग किया। इसमें 1000 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। वस्तुतः वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले संपन्न ब्रह्मांडीय घटना को प्रयोगशाला में देखना चाहते थे, जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि हिग्स बोसॉन को बेसिक यूनिट माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में ऐसे पदार्थ की मौजूदगी है जो अदृश्य है, और ब्रह्मांड का 90-95% द्रव्यमान इसी अदृश्य पदार्थ के कारण है। वैज्ञानिकों ने इसे डार्क मैटर का नाम दिया है। आकाशगंगा एवं तारामंडल। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100-200 अरब गैलेक्सी मंदाकिनी है। प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 तारे होते हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी गैलेक्सी है, जिसे आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। पृथ्वी ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। इसका लगभग 80% भाग सर्पिलाकार है। आकाशगंगा, जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। दूरबीन को अंतरिक्ष में दूरस्थ आकाशगंगाओं को देखने के लिए एवं मुख्यतः प्रेक्षित पिंडों की ओर नजदीक जाने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। आकृति के आधार पर 3 प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। सर्पिल। सर्पिल आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों का अधिक जमाव पाया जाता है। ये तश्तरी के आकार की आकाशगंगा होती हैं। समस्त आकाशगंगाओं में 1/4 आकाशगंगा इसी प्रकार की है। मिल्की वे एवं एंड्रोमेडा इसके उदाहरण हैं। दीर्घवृत्तीय। ब्रह्मांड की लगभग 2/3 आकाशगंगा दीर्घवृत्तीय है। ये सर्पिल आकाशगंगा से आकार में छोटी होती हैं। इनका आकार अंडाकार होता है। इनमें अधिकांशतः पुराने तारे होते हैं। इस प्रकार की आकाशगंगा में नवीन तारों का निर्माण नहीं होता है। अनियमित। आकाशगंगाएं मुख्यतः नवीन तारों द्वारा निर्मित होती हैं। ब्रह्मांड के संपूर्ण आकाशगंगा का 10वां भाग इसी प्रकार का है। डॉपलर विस्थापन प्रभाव से आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम के आधार पर यह बताया गया है कि विश्व का विस्तार हो रहा है।
जब स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन की घटना हो तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही होगी, और यदि स्पेक्ट्रम में बैंगनी विस्थापन हो तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी के पास आ रही होती है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह होता है। बीटलग्यूज ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है, जिसकी सतह की छाया हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने वर्ष 1995 में भेजी थी। आकाश में दिखने वाला एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाता है। हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जो सदैव उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। इसके पश्चात तारा विकास की मुख्य अवस्था में तत्पश्चात वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, जिसके साथ साथ उसका बाह्य स्तर में विस्तार होता है तथा उसकी चमक कम होने लगती है। इसे रक्तदानव या सुपर रक्तदानव कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं जैसे कृष्ण वामन, न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर में से कोई एक प्राप्त करता है। किसी अघूर्णनशील श्वेत वामन अर्थात व्हाइट ड्वार्फ तारे का सीमाकारी द्रव्यमान 1.44 सौर्थिक द्रव्यमान होता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष कहलाती है। सामान्यतः खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। इसे प्रकाश वर्ष में मापने का मुख्य कारण ये है कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। खगोलीय अथवा आकाशीय पिंड एवं घटनाएं। पल्स, ब्लैक होल एवं क्वासर अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, किंतु ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं बल्कि समुद्र में पाया जाने वाला जीव है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में विद्यमान एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। इस गुण का मुख्य कारण इसके घनत्व का अधिक होना पाया जाता है। ब्लैक होल को दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कृष्ण छिद्र का गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ष 1916 में अपने सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर इनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। गुरुत्वीय तरंगे इतनी प्रबल होती हैं कि उन्हें करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित पृथ्वी पर भी मापा जा सकता है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी में किए गए प्रयोग के दौरान पहली बार 14 सितंबर 2015 को गुरुत्वीय तरंगों का प्रत्यक्ष प्रथम अवलोकन किया गया था। पृथ्वी एवं सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग वायुमंडल के अभाव में काला दिखेगा तथा तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि वायुमंडलीय स्तरों में अंतर के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सौरमंडल। सूर्य एवं ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित तारा सूर्य है, जिसकी पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और सूर्य का व्यास 13.84 लाख किलोमीटर है एवं इसका द्रव्यमान 198 गुना 10.3 किया है। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ब्रह्मांड में 8 ग्रह विद्यमान हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन तारों के आसपास का ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर परिक्रमा करने वाले ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है। इसे निवास करने योग्य जोन भी कहा जाता है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड लगभग 1,50,000 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। हमारे सौरमंडल के अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य का पृष्ठ तापमान लगभग 6000 केल्विन है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य का प्रभामंडल पक्षाभ मेघों के हिमस्फटितों में प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। यह प्रकाश से संबंधित वायुमंडलीय घटना है। इसे हेलो या एंटीलिया के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक औसत दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी द्वारा पृथ्वी और विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को आसानी से मापा जा सकता है। ग्रह। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सभी ग्रह अपने अपने परिक्रमा पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनके परिक्रमा करने में लगने वाला समय है बुध 88 दिन, शुक्र 224.7 दिन, पृथ्वी 365.26 दिन, मंगल 687 दिन, बृहस्पति 11.86 वर्ष, शनि 29.5 वर्ष, अरुण 84 वर्ष तथा वरुण 164.9 वर्ष। आकार की दृष्टि से ग्रहों का अवरोही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण यानी यूरेनस, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध। आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित है, जिसके कारण यहां वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यह अपने अक्ष पर 59 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। हमारे सौरमंडल में सबसे कम द्रव्यमान बुध ग्रह का है।
बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। बुध एक स्थलीय ग्रह है जो मुख्य रूप से सिलिकेट शेल अथवा धातुओं से बना है। सौर मंडल में बुध का कोई उपग्रह नहीं है। किसी वस्तु द्वारा प्राप्त होने वाले और उस वस्तु द्वारा परिवर्तित किए जाने वाले विकिरणों की मात्राओं के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहा जाता है। बुध ग्रह का एल्बिडो 0.1 होता है। शुक्र। शुक्र सूर्य का सबसे निकटतम दूसरा ग्रह है तथा रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। समान आकार एवं द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण इसका तापमान अधिक होता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, जिससे इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला तारा है, इसे सुबह एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र पारगमन तब होता है जब शुक्र ग्रह सीधे सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। यह घटना 8 जून 2004 को देखी गई थी और इससे 122 वर्ष पूर्व यह घटना घटी थी। शुक्र और अरुण यूरेनस सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करते हैं। मैगेलन अंतरिक्षयान शुक्र ग्रह हेतु भेजा गया था। इस रोबोटिक अंतरिक्षयान को सिंथेटिक एपर्चर राडार का उपयोग करते हुए शुक्र की सतह के मानचित्रण और ग्रहीय गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मापने के लिए मई 1989 में नासा द्वारा भेजा गया था। शुक्र ग्रह पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है। शुक्र का आयतन 9.28 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर तथा द्रव्यमान 4.868 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल विद्यमान है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात सबसे अधिक 96% है। पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह शुक्र एवं मंगल के बीच स्थित है। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने दार्शनिक आधार पर 384 से 322 ईस्वी पूर्व पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण प्रस्तुत किए थे। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग 21% है। पृथ्वी ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इसका घनत्व 5.53 ग्राम प्रति घन सेमी है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। पृथ्वी की विषुवतीय रेखा पर त्रिज्या 6,378 किलोमीटर है, जबकि ध्रुव पर इसकी त्रिज्या 6,357 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी की आकृति लध्यक्ष गोलाभ मानी जाती है, जिसे जियोंड भी कहा जाता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम ग्रह है। इसका घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेमी है। सभी ग्रहों में शनि ग्रह का घनत्व 0.69 सेमी है, सबसे कम है। पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश की गति 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी पर ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। पृथ्वी पर स्वच्छ जल का अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी ग्रह पर कुल जल का 97% जल खारे जल के रूप में सागरों एवं महासागरों में पाया जाता है। अलवण जल 3% पाया जाता है, जिसमें से 2.4% हिमनद एवं ध्रुवीय बर्फ के रूप में विद्यमान है। अलवण जल की कुल मात्रा के 1% से भी कम उपयोग के लिए पाया जाता है। अलवण जल की कुल मात्रा का 68.7% ध्रुवीय बर्फ क्षत्रक एवं हिमनदों के रूप में, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अलवण जल का 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त सौर मंडल का मंगल ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। मंगल ग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे 37 मिनट और परिक्रमण काल 687 दिन है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, जिसकी पृथ्वी से दूरी 41.4 मिलियन किलोमीटर है। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए बल्फ क्षत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति सबसे सुसंगत है। मंगल का औसत तापमान -65 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, जो लगभग पृथ्वी के समकक्ष 260 से 310 के है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री 12 मिनट झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पृथ्वी के समान अवधि में दिन रात होते हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, डीमोस एवं फोबोस। इन उपग्रहों की खोज 1877 ईस्वी में आसफ हॉल द्वारा की गई थी। बृहस्पति एस्टर सदृश बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य स्थित है। ये छोटे छोटे आकाशीय चट्टानी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। मंगल का व्यास 6779 किलोमीटर है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है। बृहस्पति जुपिटर सौर मंडल के उपग्रहों की खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीलाई द्वारा की गई थी। वर्तमान में बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 95 है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। बड़े आकार के कारण बृहस्पति सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। बृहस्पति के 4 मुख्य उपग्रह हैं: आयो, यूरोपा, गैनीमीड तथा कैलिस्टो।
इन 4 बड़े उपग्रहों को गैलीनियन उपग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो बृहस्पति का एक उपग्रह है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 95 है। बृहस्पति दीप्त वस्तु नहीं है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वर प्रकाश उत्पन्न करती हैं। बृहस्पति के वलय सिलिकेट के कणों का बना है। इसके साथ टिटैनियम भी पाया जाता है। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। इस ग्रह के जोवियन मंडल में मीथेन, हाइड्रोजन एवं हीलियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। शनि शनि ग्रह के सर्वाधिक 146 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह नेपच्यून वरुण ग्रह से गर्म है। जिस ग्रह की दूरी सूर्य से जितनी कम होती है वह उतना ही अधिक गर्म होता है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि ग्रह के दिन की अवधि 10.7 घंटे है। इसे गैसों का गोला अथवा गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। इसके ए, बी, सी, डी और ई वलय पृथ्वी से दिखाई देते हैं। शनि के मध्य रेखा के चारों ओर वलय पाई जाती है। ये वलय मुख्यतः धूल कणों के बने होते हैं। अरुण सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84.07 वर्ष का समय लेता है। ये अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। ये शुक्र के समान सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा में करता है। इसके वायुमंडल में मीथेन एवं हाइड्रोजन विद्यमान है। मीथेन की उपस्थिति के कारण यह हरी डिस्क के रूप में दिखता है। वरुण सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून यानी वरुण है। यह ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी है। सूर्य से अत्यधिक दूर होने के कारण यह अधिक ठंडा है। वरुण ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में उपस्थित मीथेन गैस सूर्य से आने वाली लाल किरणों को अवशोषित कर नीले रंग के प्रकाश को अंतरिक्ष में उत्सर्जित करता है, जिससे वरुण ग्रह नीला दिखाई देता है। सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय वरुण ग्रह लेता है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा में 164.8 वर्ष का समय लेता है। वरुण के वातावरण में मीथेन गैस की मौजूदगी उसके रंग के लिए उत्तरदायी है। वरुण उपशून्य तापमान वाली मीथेन गैसों के वलय से घिरा ग्रह है। मीथेन गैस के कारण खगोलविद वरुण ग्रह को बर्फीले गैस दानव भी कहते हैं। चंद्रमा जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उस वस्तु का भार घट जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर उस वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 ही रह जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/100 गुना है। सेलिनी का जापानी उपनाम कागुल्या है। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया ये जापान का अंतरिक्ष यान था। चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव का कारण वहां पर वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण है। चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण मौसमी तत्व जैसे बादल, वर्षा तथा कुहासा आदि का भी अभाव पाया जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति पाई जाती है। यही कारण है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक यानी 59% ही दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ घूर्णन करते हुए परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की घूर्णन तथा परिक्रमण गति समान पाई जाती है। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो इस परिस्थिति में ब्लू मून होने की घटना बढ़ जाती है। ये घटना प्रायः 2 से 2.5 वर्ष के अंतराल पर घटित होती है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं उल्का। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। सभी क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रहों की तरह दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा धूल कणों, बर्फ, जल कणों तथा हिमशीतित गैसों के चट्टानी तथा धातुई पिंड होते हैं। हेल बॉब पुच्छल तारा धूमकेतु है, जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमकता हुआ देखा गया था। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था। इस धूमकेतु की खोज मार्च 1993 में कैलिफोर्निया स्थित पॉलीमर वेधशाला के वैज्ञानिक यूगेन एवं कैरोलिन शूमेकर तथा कनाडा के डेविड लेवी द्वारा की गई थी। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर प्रभावी दबाव डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। धूमकेतु जैसे जैसे सूर्य के नजदीक आता है, इसके पूंछ का आकार बढ़ता जाता है। धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करती है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश उल्का यानी मीटियोर कहलाता है। आकाश से गुजरने वाली कठोर पदार्थ की वो सांहति जो पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण द्वारा गर्म हो जाने पर दीप्त होकर दृष्टिगोचर होने लगती है, उसे उल्का कहते हैं। वर्ष 1998 की लियोनिड उल्का वृष्टि एक प्रकार की खगोलीय घटना है। उल्का वृष्टि में किसी ग्रह पर आकाश के एक ही स्थान से बार बार कई उल्का बरसते हुए प्रतीत होते हैं।
पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं। ऑटो श्मिड नामक विद्वान ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। इनके द्वारा प्रतिपादित अंतरतारक धूल परिकल्पना सिद्धांत में यह विचार दिया गया है। अंतरतारक धूल परिकल्पना सिद्धांत ग्रहों व सूर्य के बीच कोणीय संवेग, ग्रहों की गति में अंतर, सूर्य और अन्य ग्रहों की वर्तमान दूरी की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूल कणों से हुई है। इन कणों के घर्षण एवं टक्कर से चपटे आकार के बादलों का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक चेम्बरलिन एवं मोल्टन थे। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम कवच वाले जीवों की उत्पत्ति 520 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। इसे ही पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव माना जाता है। पृथ्वी पर ट्रियासिक युग में बड़े पैमाने पर रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम कैम्ब्रियन युग में जलीय भागों में बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की गतियां। कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम इस बात की खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कॉपरनिकस ने अपनी लैटिन रचना लिटिल कमेंट्री में उन्होंने पृथ्वी की गतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पृथ्वी सूर्य के परितः गुरुत्व के कारण दीर्घवृत्तीय प्रक्षेप पथ में घूमती है। यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है तो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में हमेशा अंधेरा रहने की घटना घटित नहीं होगी। पृथ्वी की झुकी हुई धुरी और परिक्रमा की गति के कारण बसंत, ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा ऋतुएं आती हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड में चक्कर लगाती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन रात की घटना होती है। पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। इससे पृथ्वी पर मौसम तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 3 जनवरी को सबसे कम दूरी यानी 174 लाख किलोमीटर होती है। इसे उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य अपेक्षाकृत अधिक दूरी होती है यानी 1521 लाख किलोमीटर। इसे अपसौर कहते हैं। भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए प्रगामियत बढ़ता जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। पृथ्वी की आकृति संतरे के समान है। ये लगभग गोलाकार है जो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी उभरी हुई है। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष 21 जून को होता है। 21 जून अर्थात उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्म में सूर्य की ओर झुकाव होता है, इसलिए इस समय उस गोलार्ध में सबसे अधिक गर्मी होती है तथा दिन सबसे बड़ा होता है। शीतकालीन अयनांत 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। शीत अयनांत को उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर संक्रांति और दक्षिणी गोलार्ध में जून सोलेंस कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश 66.5 डिग्री होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। 21 मार्च को वसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर को शरद विषुव या ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट दिन और रात की अवधि में अंतर न्यूनतम होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के सभी देशों में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। प्रत्येक 4 वर्षों पर अधिवर्ष होता है, क्योंकि वर्ष की लंबाई दिनों की पूर्णांक संख्या नहीं है। अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा वस्तुतः वह कोण होता है जो विषुवत रेखा और किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। 1 डिग्री अक्षांश प्रायः 111 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। मानचित्र पर भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से प्रदर्शित की जाती है, जिसके उत्तर एवं दक्षिण की ओर अक्षांश का मान बढ़ता जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को दीर्घतम अक्षांश माना जाता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश के साथ साथ वर्षा, तापमान और वनस्पति बदलती है। भारत का दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा का दक्षिण भाग उष्ण कटिबंध में अवस्थित है। अक्षांशों से दिन के छोटे बड़े होने के अंतर का भी पता चलता है। जैसे सूर्य की किरणें जिस अक्षांश पर लंबवत या तिरछी पड़ती हैं, उस समय सूर्य उत्तरायण होता है, इसे उत्तरी वृतांश कहते हैं, तथा जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो इसे दक्षिणी वृतांश कहते हैं। कर्क, मकर एवं भूमध्य रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23 उत्तरी अक्षांश पर वर्ष एक लंबवत चमकता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। पृथ्वी के जिस अक्षांश रेखा पर सूर्य लंबवत होता है उस पर आधा सौर बिंदु होता है, क्योंकि यहाँ सूर्यातप सर्वाधिक मिलता है। कर्क रेखा विश्व के 18 देशों मेक्सिको, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर,
म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, भारत, सऊदी अरब, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, ताइवान एवं बहामास एवं चाड से होकर गुजरती है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इससे दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। मकर रेखा 12 देशों ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पॉलिनेशिया, बोत्सवाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा ग्लोब को क्षैतिज समान अर्ध भागों में विभाजित करती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। विश्व के अधिकांश देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा या विषुवत रेखा की सबसे लंबी समांतर रेखा है। भूमध्य रेखा विश्व के कुल 13 देशों इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम व प्रिंसिप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से गुजरती है। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम पाया जाता है, अर्थात यहां लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आता है। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिण गुजरती है। देशांतर अथवा मानक समय रेखा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी को अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को पुनः मिनट और सेकंड में विभाजित किया जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनकी दूरी 0 हो जाती है क्योंकि यहाँ ये एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच में समय का अंतर 6 घंटे का होगा। 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो एक स्थान का स्थानीय समय 5 बजे सांय होगा। इसका अर्थ है कि उस स्थान का समय ग्रीनविच के समय से 3 घंटे आगे है, अर्थात वह स्थान पूर्व में 78 डिग्री देशांतर पर स्थित है। इथियोपिया की आदिस अबाबा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित देश है जो 40 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसका मान 0 अंश अर्थात 0 डिग्री होता है। इससे 180 डिग्री अंश पूर्व तथा 180 डिग्री अंश पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। ये दोनों एक ही रेखा है। ये दोनों याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का प्रयोग करते हैं। ग्रीनविच की प्रधान मध्याह्न रेखा पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो इस देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर मध्याह्न दोपहर होता है। इसलिए देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा या मेरिडियन लाइन कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय दिनांकीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और इसी के कारण तिथि में परिवर्तन होता है। इसे 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में हुई संधि में अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटाते हैं तथा पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं। ग्लोब पर 2 स्थानों की बीच की न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर रेखा पर होती है। 180 डिग्री ईस्ट देशांतर प्रधान याम्योत्तर रेखा के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। वृहत वृत्त वह रेखा होती है जो गोले को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। बेरिंग जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। ये जलडमरू मध्य उत्तरी अमेरिका के अलास्का को रूस से अलग करती है। तिथि निर्धारक रेखा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर पाया जाता है। समय मापने का सबसे उत्तम साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्य नियमित रूप से उदय और अस्त होता है, अतः ये विश्व का सर्वोत्तम प्राकृतिक समय मापक है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है। हीरक वलय डायमंड रिंग सूर्य ग्रहण का भाग है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण पूर्ण या आंशिक हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। वर्ष में न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान अंधकार मध्यकाल अवधि अधिकतम 7 मिनट 40 सेकंड की हो सकती है। सामान्यतः इसकी औसतन अवधि 2.5 मिनट की होती है। सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना के विकिरण यानी पराबैंगनी किरणों से आंखें खराब होने का खतरा होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की स्थिति एक सरल रेखा में होती है तो उस स्थिति को युति वियुति या सिजिजी कहते हैं।
जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी अपनी गति के साथ एक दूसरे के परितः घूमते हुए अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण गति में समानता पाई जाती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी की छाया के अधीन आता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक की होती है। जिन क्षेत्रों में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है वहां की स्थिति को प्रच्छाया कहते हैं तथा जिन क्षेत्रों में अर्ध चंद्र ग्रहण दिखाई देता है उन्हें उपच्छाया कहते हैं। भू आकृति विज्ञान, आंतरिक संरचना संबंधी स्रोत। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना अति आवश्यक है। भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज एवं संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, संगठन। भूपर्पटी या भूपटल और ऊपरी प्रावार, मैंटल, स्थलखंड का वर्णन करते हैं। पृथ्वी की बाहरी सतह जिस पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं, भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाती है। भूपर्पटी की रचना सियाल अर्थात सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से हुई है। भूपटल की मोटाई 5 से 30 किलोमीटर तक होती है। भूपर्पटी की बाहरी परत अवसादी चट्टानों से तथा आंतरिक परत ग्रेनाइट से बनी है। भूपर्पटी पर सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम पाई जाती है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। भूपर्पटी में सियाल परत पाई जाती है। इसमें सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। भूपर्पटी के नीचे प्रावार की परत पाई जाती है। इसके ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो मैग्मा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही मैंटल परत होती है। मैंटल परत आयतन की दृष्टि से पृथ्वी के कुल आयतन का 83% एवं द्रव्यमान का 68% है। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर मैंटल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। परपटी और प्रावार के बीच पृथक्करण तल को मोह असंबद्धता के रूप में जाना जाता है। प्रावार पृथ्वी के कुल भौतिक द्रव्यमान के 2/3 से अधिक है। प्रावार के नीचे 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक क्रोड पाया जाता है। क्रोड को 2 भागों में बांटा जाता है, बाह्य एवं आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड 2900 से 5150 किलोमीटर तथा आंतरिक क्रोड 5150 से 6371 किलोमीटर तक है। बाह्य एवं आंतरिक क्रोड को अलग करने वाली असंबद्धता को लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। क्रोड के आंतरिक भाग निकेल और लौह से बने हैं, जिसे निफे भी कहा जाता है। पृथ्वी का आंतरिक कोड ठोस अवस्था में है। क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी का मात्र 16% है, परंतु इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 32% है। भू आकृति का विकास धरातल पर अंतर्जात व बहिर्जीत बलों के कारण होता है। भू आकृति विज्ञान में स्थलमंडल के उच्चावचों, उनके निर्माणक प्रक्रमों तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। स्थल रूपों के विकास से संबंधित सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अटलांटिक महासागर की तटरेखा के दोनों ओर आश्चर्यजनक समानताएं हैं। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टेलियस ने दोनों तटों के जुड़े होने की संभावना व्यक्त की। बाद में जर्मन मौसम वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वर्ष 1912 में प्रस्तुत किया। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार आज के सभी महाद्वीप पूर्व में एक बड़े भूखंड के भाग थे तथा उसके चारों ओर विशाल महासागर था। इस बड़े महाद्वीपीय खंड को पैंजिया कहा गया, जबकि विशाल महासागर को पैंथालासा कहा गया। करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का विभाजन हुआ तथा पैंजिया 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभाजित हुआ। धीरे धीरे अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड में भी अनेक विभाजन हुए, जो आज के महाद्वीपों के वर्तमान रूप के लिए जिम्मेदार हैं। सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत। चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैरी हेस ने वर्ष 1961 में सागरीय नित्तल प्रसरण सिद्धांत नाम से परिकल्पना प्रस्तुत की। हैरी हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय क्रस्ट में विभेदन होता है एवं नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों ओर धकेलता रहता है। इस प्रकार सागरीय नित्तल का विस्तार होता रहता है। यदि ज्वालामुखी उद्गार से नवीन महासागरीय परपटी का निर्माण हो रहा है तो महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी हो रहा है। महासागरीय कटक के मध्य भाग से दोनों ओर समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन एवं चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। साथ ही महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई हैं। ये तथ्य इस सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। सागर नित्तल प्रसरण अवधारणा के पश्चात अनेक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र विचारों को समन्वित कर नवीन अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है।
एक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर की सतह पर गतिशील रहती हैं। एस्थेनोस्फीयर अर्ध पिघली अवस्था वाली परत है। स्थलमंडल को 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त किया गया है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, ट्रेंच एवं भ्रंज इन प्लेटों की सीमा बनाते हैं। प्लेट सीमाएं। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। अपसारी प्लेट किनारा, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज, इसे रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। यहां 2 प्लेटों के एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रवाहित या संचरण होने से नवीन परपटी का निर्माण होता है। उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक। यहां ज्वालामुखी के साथ साथ भूकंप की क्रिया भी होती है जिसकी तीव्रता कम होती है। अभिसारी प्लेट किनारा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। यहां 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर अभिसरित होकर नीचे धंसती हैं, जिससे अधिक घनत्व की प्लेटें कम घनत्व की प्लेटों के नीचे धंस जाती हैं। जहां भूपरपटी नष्ट होती है वहां अभिसरण सीमा का निर्माण होता है। इस क्रियाविधि में महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय व महासागरीय प्लेट एवं महाद्वीपीय व महाद्वीपीय प्लेट किनारा शामिल हो सकता है। इस प्लेट के किनारे भूकंप ज्वालामुखी की क्रिया होती है। संरक्षी किनारा, इसे रूपांतरण भ्रंज किनारा भी कहते हैं। यहां न तो नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है न ही विनाश होता है। इस प्लेट सीमा में 2 प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरकती हैं। यहां प्लेटों के घर्षण के कारण गहराई वाले भूकंप आते हैं। चट्टानें, भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वे चीका मिट्टी के समान मुलायम हों अथवा ग्रेनाइट के समान कठोर हों, को चट्टान अथवा शैल कहते हैं। चट्टान का निर्माण एक या एक से अधिक खनिज से मिलकर होता है। ये कठोर अथवा नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। चट्टानों का विज्ञान पेट्रोलॉजी कहलाता है, जिसमें पेट्रा का अर्थ चट्टान तथा लॉजी का अर्थ विज्ञान होता है। चट्टानों को निर्माण प्रक्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान तथा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक बन जाता है। आग्नेय चट्टान को मूल चट्टान या शैल कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है। डोलोमाइट आग्नेय शैल नहीं है, जबकि जैबो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट आग्नेय शैल हैं। डोलोमाइट चूना प्रधान अवसादी चट्टान है। नाइस आग्नेय शैल नहीं है, बल्कि ग्रेनाइट चट्टानों के रूपांतरण से बनी कायांतरित चट्टान है। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं तथा इन चट्टानों में सिलिका होती है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टान, चट्टान चूर्ण के एकत्रित होकर नीचे जमा होने से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान की रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इनमें जीवाश्म होते हैं। इसके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। अधिकांश जीवाश्म तथा खनिज तेल अर्थात कोयला एवं पेट्रोलियम की प्राप्ति अवसादी चट्टानों से ही होती है। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 77% भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान 3% है। बालुआ पत्थर, चूना पत्थर व शैल अवसादी चट्टान का उदाहरण है, जबकि नीस ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है तथा ये पानी के नीचे बनती है। परतदार अर्थात अवसादी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। बालुकाश्म संयोजित बालूकण है जो एक अवसादी शैल है। ये बलकृत रूप से बनी शैल है। चूना पत्थर अवक्षेपण से बना कैल्शियम कार्बोनेट है। शैल आसानी से समतल पत्रक प्लेटों में टूटने वाली मृत्तिका है। ये प्रायः अवसादी शैलों में पाया जाता है। रूपांतरित या वाचांतरित चट्टान, उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से एवं उच्च ताप की वाष्प व जल की रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन से बनी चट्टानें कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं। अपघटन कायांतरण का कारक नहीं है, जबकि ऊष्मा, संपीड़न, कंप्रेस्ड एवं विलय विघटन को कायांतरण का कारक माना जाता है। कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं नीस, एम्फीबोलाइट, शिस्ट, स्लेट, संगमरमर तथा क्वार्ट्जाइट। नीस ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। संगमरमर पुनर्रदीकृत रूपांतरित चूना पत्थर है। इसका निर्माण चूना पत्थर या डोलोमाइट के परिवर्तन से होता है। क्वार्ट्जाइट बलुआ पत्थर से कायांतरित होता है।